हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रेशमा बहुत सुंदर थी, पर उसकी पारिवारिक परिस्थिति थोड़ी नाजुक थी क्योंकि वो लोग 7 भाई बहन थे और उसके पापा की कमाई बहुत कम थी। ऐसी परिस्थितियों में रेशमा के लिए एक बहुत ही अमीर घराने से रिश्ता आया कि परिस्थिति अच्छी नहीं थी, पर लड़का उसके मुकाबले कम स्मार्ट था और उम्र में भी उससे 7 साल बड़ा था। लेकिन रेशमा के घर वालों ने पैसा देकर शादी के लिए हाँ बोल दिया। रेशमा पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। रेशमा की सासू माँ सीमा जी ने उसे आगे पढ़ाने का भी बोल दिया था। जब शादी हुई तो वो फर्स्ट ईयर में ही थी, पर शादी के बाद भी उसने पढ़ाई अपनी जारी रखी। रेशमा अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उसके मर्जी के खिलाफ ये शादी हुई थी। उससे किसी ने ये भी नहीं पूछा कि उसे लड़का पसंद भी है या नहीं, क्योंकि उसे उसके मुकाबले ही स्मार्ट पति चाहिए था और कोई ऐसा जो उम्र में भी उसके आसपास ही हो। पर माँ बाप की खुशी के लिए उसने शादी के लिए भी हाँ कर दी थी। रेशमा के घर के सामने एक परिवार रहता था। उस परिवार से रेशमा के ससुराल वालों का अच्छा रिश्ता घर जैसा ही था। उनका एक बेटा था, उसका नाम अविनाश था, जो कि रेशमा की ही उम्र का था और वो भी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ रहा था। अविनाश रेगुलर स्टूडेंट था और रेशमा प्राइवेट पढ़ाई कर रही थी, इसलिए अविनाश रेशमा की हमेशा मदद कर देता था। उसे नोट्स लाकर देना, क्लास में क्या पढ़ाया वो बताना आदि। धीरे धीरे रेशमा और अविनाश की अच्छी दोस्ती हो गई और वक्त के साथ दोनों की दोस्ती गहरी भी हो गई। तब तक रेशमा को भी नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अविनाश को भी रेशमा बहुत सुंदर लगती थी और उसे तो वैसे भी मौका चाहिए था रेशमा के करीब आने का और उससे दोस्ती करने का। इधर रेशमा भी अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अविनाश की तरफ उसका रुझान बढ़ता जा रहा था क्योंकि उसे भी अविनाश अच्छा लगने लगा था। इसलिए दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों में बातें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। कुछ समय तो उन दोनों का ये सिलसिला चलता रहा और किसी को कुछ भी शक भी नहीं हुआ क्योंकि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते घर जैसे ही अच्छे थे। और रेशमा का पति तो ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वो रेशमा पर बहुत भरोसा करता था और ऐसी खूबसूरत पत्नी पाकर वो वैसे भी बहुत खुश था। लेकिन रेशमा के लिए तो अविनाश उसकी मनपसंद का ही लड़का था, जैसा रेशमा को चाहिए था। वो अविनाश जैसे ही पति चाहती थी वो, लेकिन होता वही है जो आखिर किस्मत में लिखा होता है। रेशमा के एक देवर विनय और एक ननद सलोनी भी थे। दोनों कुंवारे ही थे, इसलिए सब साथ में एक ही घर में रहते थे। रेशमा के पति का तो रेशमा पर अटूट भरोसा था, पर देवर और भाभी को कहीं न कहीं रेशमा और अविनाश की दोस्ती की भनक लग चुकी थी। पर बिना किसी सबूत के वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते थे। उन्होंने घर में किसी से भी कुछ नहीं कहा, बस सच का पता लगाना चाहते थे वो लोग। उनको ये भी डर था कि अगर भैया को ये सब बात पता चल गई तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो रेशमा का पति बहुत अच्छा था, वो बहुत ज्यादा गुस्सैल भी था। तो अगर ऐसी बात उसे पता चल जाए तो ना जाने वो क्या कर बैठे। यही सोचकर विनय और सलोनी ने अपने भैया से कुछ भी नहीं कहा। 2-4 दिन में उन सब को परिवार समेत कहीं जाना था। ऐसे में सब लोग चले गए, लेकिन रेशमा कुछ बहाना बनाकर घर में ही रुक गई और उसने सबसे कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और मैं नहीं आ सकती। ऐसे में जाना जरूरी था, इसलिए बाकी सब लोग चले गए। रेशमा के पति ने उससे कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है
तो मैं तुम्हारे पास ही रुक जाता हूँ। पर रेशमा ने जबरदस्ती उसे भी भेज दिया कि आप जाओ, मैं दवाई लेकर सो जाऊंगी, आप मेरी चिंता मत करो, आपको वहाँ जाना बहुत जरूरी है। रेशमा को तो अभी तक यही लग रहा था कि किसी को कुछ भी पता नहीं है, इसलिए वो निश्चित थी। वो ये सब सोच रही थी कि अब तो सब लोग शाम से पहले घर पर नहीं आएंगे, इसलिए सबके जाते ही उसने अविनाश को अपने घर पर बुला लिया। पर आज तो विनय ने भी ठान रखा था कि वो सच का पता लगाकर ही रहेगा, और भाभी का यूं घर पर अकेले रुक जाना ये कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए वो सबके साथ निकल तो गया, पर कुछ देर बाद वो दोबारा वापस घर आ गया। मैं घर पर आया तो अविनाश और रेशमा को देखकर उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आज देवर ने सारा नजारा अपनी आंखों से देख लिया था, और ये सब देखकर उसके तो होश उड़ गए थे। शक तो उसे पहले से ही था, पर इस तरह अविनाश और रेशमा को साथ देखकर विनय को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। पर अब उन दोनों के पास झूठ बोलने की या सफाई देने की कोई गुंजाइश नहीं थी। विनय का तो इतना गुस्सा आया उसको कि दोनों पर की वो दोनों को जान से ही मार दे। विनय को बहुत गुस्सा आया, पर उसने खुद पर काबू किया, और जब तक वो अविनाश से कुछ कहता तब तक अविनाश घर से भाग गया, और रेशमा देवर के पैरों में गिर गई। रेशमा माफी मांगते हुए बोली कि एक बार मुझे जीवन दान दे दो, आपके अलावा ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मैं कभी जी नहीं सकूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने जो किया मैं उस पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि जीवन में ये मेरी पहली और आखिरी गलती है। आप किसी को कुछ भी मत बोलना, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भगवान के लिए मुझे आप बदनाम होने से बचा लो, अपनी बहन समझकर ही मुझे माफ कर दो। विनय को अपनी भाभी पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और वो उनसे बोला कि शुक्र है कि मेरी बहन आप जैसी तो बिल्कुल नहीं है, और बहुत ज्यादा दुख है मुझे इस बात का कि आप जैसी भाभी मुझे मिली। मुझे आज इतनी शर्म आ रही है कि आपसे बात करना भी मुझे अपना मुंह गंदा करने जैसा लग रहा है। थोड़ी सी तो शर्म की होती आपने। भैया आपसे कितना प्यार करते हैं, आप पर कितना भरोसा करते हैं वो, लेकिन आपने उनका भरोसा तोड़ने से पहले और इस घर को बदनाम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। कार है आप पर, मुझे शर्म है कि आप मेरी भाभी हो। ऐसा बोलकर विनय वहाँ से तो चला गया, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि अब वो करे तो क्या करे, सब कुछ बताए या नहीं बताए, क्योंकि अगर उसने सब कुछ बता दिया तो पक्का है कि ये रिश्ता तो टूटेगा ही। लेकिन ये सब सुनकर भैया का क्या हाल होगा, कहीं गुस्से में आकर भैया अविनाश को जान से न मार दे। और यही सब विचार उसके दिमाग में ही चल रहे थे, क्योंकि वो अपने भैया के गुस्से से परिचित था। विनय सोच रहा था कि मम्मी पापा का क्या हाल होगा, आखिर उन्हें ये सब पता चला तो रिश्तेदारों में कितनी ज्यादा बदनामी होगी, समाज में हमारी थू होगी। और इसी उधड़े मन में जब वो वापस घर पहुंचा तो रेशमा का रो कर बुरा हाल हुआ था। वो गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो, हमारा ये गलती नहीं होगी। देवर इस नतीजे पर पहुंचा कि सारी परिस्थितियां देखते हुए भाभी को एक मौका दे देना ही ठीक होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। विनय ने रेशमा को एक मौका तो दे दिया, पर उसने उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया कि दोबारा ऐसा कुछ देखा या सुना तो फिर आप सोच लेना कि आपका क्या होगा। रेशमा ने उससे दोबारा माफी मांगी, और विनय को भी रेशमा शर्मिंदा ही लग रही थी, लेकिन उसे रेशमा से बहुत नफरत हो गई, और उसने उससे कहा कि आज मेरी नजरों से तो आप पूरी तरह से गिर चुकी हो, लेकिन कोशिश करना कि किसी और की नजरों से ना गिरो, और दोबारा मेरे भाई का भरोसा मत तोड़ना। रेशमा सर झुकाकर खड़ी थी, माफी के इंतजार में। विनय ने उससे कहा कि मेरे अलावा अब ये बात कोई और नहीं जानेगा, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया। इधर अविनाश की हालत भयंकर तरीके से खराब थी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि
अब विनय क्या करेगा और अब क्या होगा। विनय ने अविनाश को ढूंढ लिया और अपना सारा गुस्सा अविनाश पर निकाला। रेशमा पर तो वो हाथ नहीं उठा सकता था, पर अविनाश को उसने बुरी कदर से मारा कि परिवार जैसा रिश्ता होते हुए भी उसने अपने ही घर में ऐसा किया। विनय ने अविनाश से कह दिया कि तुम जितना जल्दी हो सके इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चले जाना और आइंदा हमारे परिवार के आसपास भी नजर मत आना कभी। अविनाश दूसरे ही दिन शहर छोड़कर चला गया, पर विनय को पता था कि अविनाश के माँ बाप और परिवार सब कुछ यही थे, तो उसका यहाँ आना जाना तो लगा ही रहेगा। इसलिए विनय जल्द से जल्द इस घर को छोड़ना चाहता था। एक घर किराए से देख रहा था और जहाँ रहते थे वो घर वैसे भी पुराना ही था। इसलिए विनय ने घर में सबसे इस तरह से बात करी कि हमें घर को शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये घर पुराना हो चुका है और बाहर हमें कम दाम में अच्छा घर मिल जाएगा। सब लोग विनय की बात मान गए और 1 महीने के अंदर ही अंदर विनय ने सबको नए घर में शिफ्ट कर दिया। तब तक अविनाश भी नजर नहीं आया और रेशमा भी काफी शर्मिंदा ही थी। रेशमा को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि ये सब कुछ इतना जल्दी क्यों किया जा रहा है और अचानक घर क्यों शिफ्ट करवाया जा रहा है। विनय की समझदारी से गृहस्थी टूटते टूटते बची और रेशमा का पति कभी रेशमा का सच नहीं जान पाया, पर विनय रेशमा को वो इज्जत कभी नहीं दे पाया जो वो पहले देता था। विनय ने ये बात कभी किसी से भी नहीं कही, यहाँ तक कि उसने सलोनी को भी कहा कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि विनय किसी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर सलोनी को सच पता चला तो वो चुप नहीं रहेगी और बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। इसलिए विनय सारा जहर पी लिया और घर तोड़ने से उसने बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलो दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और नई कहानी के साथ।